लोग देखेंगे हैलो एल्केनो और हैलो एरेनो के भौतिक गुणों के बारे में। तो बच्चों, जो हैलो एल्केन और हैलो एरेन होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गलनांक एवं क्वथनांक की। तो गलनांक और क्वथनांक में बच्चों ध्यान रखिएगा, जो कम अणुभार वाले या मतलब आप लोअर सदस्य जो होते हैं वे कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन, ये जिनके अणुभार क्या है, कम है, मतलब लोअर सदस्य, शुरुआती सदस्य जो हैं बच्चों। ठीक है। हैलो एल्केनो में जो लोअर सदस्य हैं जिनके अणुभार काफी कम हैं, वे कमरे के टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लगभग किस फॉर्म पाए जाते हैं, गैस फॉर्म में। जैसे कि मेथिल क्लोराइड, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोएथेन, कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन। तो जिनके अणुभार कम है, जो प्रारंभिक सदस्य हैं, ठीक है, वे जो है रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था पाए जाते हैं। और बच्चों, जो हायर लेवल के सदस्य हैं, उच्च अणुभार वाले जो सदस्य हैं जिनमें कार्बन संख्या काफी ज्यादा होती है, ठीक है, कुछ सदस्य वे या तो लिक्विड फॉर्म में या तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब या तो वे ठोस अवस्था में पाए जाएंगे या तो वे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई बच्चों कि जो लोअर सदस्य हैं जिनके अणुभार काफी कम है, जिनमें कार्बन संख्या काफी कम है, वे रूम टेम्परेचर पर कमरे के तापमान पर गैस फॉर्म पाए जाते हैं। और जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले, उच्च अणुभार वाले जो सदस्य हैं, वे या तो द्रव फॉर्म में या तो ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं। और बच्चों ध्यान रखिए कि जो हैलो एल्केन होते हैं, हैलो एल्केन, इनमें उच्च ध्रुवता पाई जाती है। उच्च ध्रुवता क्या होती है बच्चों, जैसे कि मैं लिख दूं एथिल क्लोराइड, ये मेरे पास है एथिल क्लोराइड, जैसे हम लोग कहते हैं क्लोरोएथेन। बच्चों, आप लोगों को बताया गया है पहले कि इसमें क्लोरीन जो है, इसके विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ के जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा उसके युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और उसके आकर्षण की वजह से इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो बच्चों, ये अणु कैसा हो गया, ये अणु ध्रुवीय हो गया, पोलर। ठीक है। और उच्च ध्रुवता के कारण, ठीक है, उच्च ध्रुवता और इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो भी इनके जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज्यादा होता है। जनक हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास 2 कार्बन इसमें हैं, अगर 2 कार्बन वाला मैं कोई हाइड्रोकार्बन ले लूं, जैसे कि एथेन, ठीक, तो एथेन की तुलना में इसका अणुभार ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगा हुआ है जिसका परमाणु भार 35.5 होता है, जबकि हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ठीक। तो उच्च ध्रुवता और जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्च आणविक द्रव्यमान के कारण, क्योंकि इसके अंदर उच्च ध्रुवता है और इसका आणविक द्रव्यमान इसके संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में काफी ज्यादा है, इसी की वजह से हाइड्रोजन के जो व्युत्पन्न होते हैं, मतलब ये जो बनते हैं हमारे पास हैलो एल्केन, इनमें आकर्षण बल बहुत प्रबल पाया जाता है। मतलब इसे एक अणु ये है बेटा, फिर इसी प्रकार से दूसरा अणु, इसी प्रकार से तीसरा अणु, इसी प्रकार से चौथा अणु, इन अणुओं में आपस में क्या होगा, प्रबल आकर्षण होगा। क्योंकि आपको बताया गया आयनों में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन पॉजिटिव जो समान प्रकार के आवेश होंगे उसमें प्रतिकर्षण होगा, जो विपरीत प्रकार के होंगे उसमें आकर्षण होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा कि उच्च आणविक द्रव्यमान, इनका आणविक द्रव्यमान काफी उच्च है, किसकी तुलना में, इनके संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में, और उच्च ध्रुवता होने के कारण इनमें आकर्षण बल काफी प्रबल होता है, और आकर्षण बल प्रबल होने की वजह से इनका क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में काफी ज्यादा है। बात समझ पा गए। इनके संगत जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे उनकी तुलना में इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इनके आणविक द्रव्यमान काफी ज्यादा है, और ये अणु कैसे हैं, ध्रुवीय हैं, और ध्रुवीय होने की वजह से इनके जो ढेर सारे अणु होंगे उसमें आकर्षण बल बहुत प्रबल होगा। और आकर्षण बल बहुत प्रबल होगा तो जाहिर सी बात है कि उनको तोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा। और बच्चों, इसमें कौन कौन सा बल पाया जाता है, द्विध्रुव बल और वान डेर वाल्स बल। द्विध्रुव बल क्या होता है,
जैसे कि बच्चों हम एक अणु बना दें यहाँ पर HCl, मेरे पास अणु है HCl, ठीक, इसमें होता है धनायन और Cl, तो एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ निगेटिव, एक अणु हो गया HCl का। इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर निगेटिव, तीसरा मॉलिक्यूल आएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर निगेटिव, इसी प्रकार चौथा मॉलिक्यूल आएगा इधर पॉजिटिव। अब इन अणुओं में आकर्षण बल प्रबल होगा कि नहीं, ये माइनस प्लस को ये माइनस प्लस को ये माइनस प्लस को आपस में आकर्षित करेगा, और आकर्षित होने की वजह से इसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होंगे, ठीक, और अट्रैक्ट होने की वजह से आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, अट्रैक्ट होने की वजह से इनको अलग अलग करने के लिए काफ़ी ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बच्चों वान डेर वाल बल क्या होता है? वान डेर वाल बल भी अणुओं के बीच ही काम करता है। वान डेर वाल बल भी अणुओं के बीच, जैसे कि द्विध्रुव बल तो ये तो उत्पन्न होता है केवल पोलराइज्ड अणुओं के बीच जिनमें ध्रुवता उत्पन्न होती है, लेकिन वान डेर वाल बल जो होता है उसके लिए पोलराइज्ड मतलब ध्रुवीय अणु की आवश्यकता नहीं होती है। जो अध्रुवीय अणु होते हैं उसमें वान डेर वाल बल उत्पन्न होता है, और इन दोनों बल, ये दोनों बल क्या कहते हैं, हेलो एल्केनों में ये दोनों बल उत्पन्न होते हैं। अब ये बल ही अकेला ही काफ़ी प्रबल होता है, लेकिन ये बल भी उत्पन्न होता है, ये बल भी उत्पन्न होता है इनके अणुओं के बीच, तो दो बल उत्पन्न होने की वजह से इनका आकर्षण बल काफ़ी प्रबल हो जाएगा, और आकर्षण बल काफ़ी प्रबल होने से उनको अलग अलग करने में बहुत अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब बच्चों बात अगली सी हमारे पास है कि अणुओं का आकार काफ़ी बड़ा होता है। हेलो एल्केन जो होते हैं उनके अणुओं का आकार काफ़ी बड़ा होता है, और अणुओं का आकार बड़ा होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं C2H6 लिख लूँ बच्चों, तो C2H6 में कार्बन के 2 कार्बन हैं, तो दोनों कार्बन में एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें दोनों कार्बन 6 में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 हाइड्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल 12 6 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं इसी का लिख दूँ C2H5Cl क्लोरोएथेन, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 17 और 17 और 17 34 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, काफ़ी बढ़ गई। तो अणुओं का आकार बड़ा होने की वजह से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिससे आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होने से आकर्षण बल बढ़ जाएगा, और आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो उनको अलग अलग करने में काफ़ी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उनका क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। किसके संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में। अब बच्चों अगली बात हमारे पास ये है कि जैसे मेरे पास हाइड्रोजन कई होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो हैं, अगर हम समान एल्किल ग्रुप ले लें, मेथिल ही ले लें या एथिल ही ले लें हैं, तो उसमें कौन सा हेलो एल्केन होगा जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? जैसे कि हमारे पास फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, ये सब हाइड्रोजन है। अगर इनके साथ मैं आर लगा दूं, आर क्या है, एल्किल ग्रुप, और ये एल्किल ग्रुप कैसा हो, सेम, ठीक, मतलब अगर मेथिल है सब में मेथिल ही हो, एथिल है सब में एथिल ही हो, तो इसमें बताना है आपको कि किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। ठीक, अभी बताया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से उनका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आयोडीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इससे कम इसका और सबसे कम इसका। यहाँ देखिए बच्चों, ये है क्वथनांकों के घटने का क्रम। तो RI अगर एल्किल समूह सब में समान है तो जो एल्किल आयोडाइड होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इससे कम एल्किल ब्रोमाइड का, इससे कम एल्किल क्लोराइड का, इससे कम एल्किल फ्लोराइड का। अब आप जान गए क्यों, क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, अरे इसका परमाणु क्रमांक बच्चों लोग 127 है ना, तो इसमें काफ़ी है, और ब्रोमीन का 35-36 होगा, और क्लोरीन का 17 ही है, फ्लोरीन का 9 ही है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे ज़्यादा इसमें है, और इसके अणु का आकार भी काफ़ी बड़ा है, इसी वजह से इसमें इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए इनके क्वथनांक सबसे ज़्यादा होंगे। बच्चों कुछ चीज़ और हमारे पास है कि अगर हम एक हेलो एल्केन दे दें
जिसके समावयवी बन सकते हो। क्या बन सकते हो? तो जो समावयवी हैलो एल्केन होते हैं उनके क्वथनांक जो होते हैं अशाखित की तुलना में शाखित जो होता है उसका क्वथनांक कम होता है। ठीक, जैसे हमारे पास बच्चों है ब्रोमोब्यूटेन। क्या है? तो ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2 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 Br, ये ब्रोमोब्यूटेन है। इसका नाम है नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि श्रृंखला क्या है? बिल्कुल सीधी। इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? इसको लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH Br CH3। अब बच्चों ये क्या है? ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है। क्या है ये? 1 ब्रोमोब्यूटेन। और ये बच्चों है, इधर सैंपल करेंगे 1 2 3 4, इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है बच्चों। और हमारे पास एक है CH3 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 Br। अब इसका IPC नाम वाले करेंगे बच्चों, तो हमारे पास ये जनक श्रृंखला हो जाएगी 1 2 3। ठीक, तो इसका भी नाम क्या बनेगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है। अब बच्चों बताइए, इस जितने भी लिखे गए हैं तीनों, क्या तीनों का अणुसूत्र C4H9Br नहीं है? इन तीनों के अणुसूत्र यही हैं, लेकिन इसमें शाखाएं सबसे कम है, इसमें शाखा उससे ज्यादा है, और इसमें शाखा सबसे ज्यादा है। तो जब शाखाएं बढ़ती जाती है बच्चों, तो उस अणु की आकृति गोल होती जाती है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा होता जाता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका छोटा होता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किसका होगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन का, उससे कम 2 ब्रोमोब्यूटेन का, सबसे कम 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन का। इसे बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375। कितना है? 375 केल्विन। ठीक, और इसका है 364 केल्विन, और इसका है 346 केल्विन। अब बताइए बच्चों किसका कम है? सबसे कम किसका है? 346, क्योंकि ये इसमें शाखाएं सबसे ज्यादा है। तो बच्चों याद रखिएगा, हैलो एल्केनों में अगर हमारे पास कोई ऐसा हैलो एल्केन जिसके एक से अधिक समावयवी बन सकते हैं, तो वो समावयवी जिसमें शाखाएं सबसे ज्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होगा। और बच्चों देखिए, इनका नाम बच्चों जान रहे हैं आप लोग, ये है आपका 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? 1,2-डाइक्लोरो, इसका 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, इसका 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। इसे बेटा हम लोग शार्ट कर कहते हैं आर्थोक्लोरोबेंजीन। आर्थोक्लोरो, ये आर्थो पर है, इसकी तुलना में किस पर है? तो आर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन। बात समझ पा रहे हैं? इसमें बच्चों देखिए, इसमें जो पैरा वाली स्थिति है, ये वाली, ये आपका मेटा है, ये पैरा है, ये आर्थो है। तो जो पैरा वाला होता है ये सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सममित होता है। क्या होता है? इसका अर्थ जो है सममित होता है, और सममित होने की वजह से ये जब इसका क्रिस्टल बनता है
तो अच्छी तरह सेट होता है, क्रिस्टल में अच्छी तरह सेट होता है। और अच्छी तरह सेट होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि जब अच्छी तरह सेट होगा तो उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक, तो याद रखिए बच्चों, जो आर्थो क्लोरोक्लोरोबेंजीन है और मेटा क्लोरोक्लोरोबेंजीन है, इन दोनों की तुलना में जो पैरा क्लोरोक्लोरोबेंजीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे बच्चों इसका हमारे पास क्वथनांक है 453 केल्विन। कितना है? 453 केल्विन। और इसका है 446 केल्विन। ठीक है, और इसका है 448 केल्विन। अब देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? जो हमारा पैरा वाला स्थिति है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ये हमारे पास हो गया बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें, गलनांक की। ठीक है, तो गलनांक में बच्चों इसका 256 है। कितना है? 256 है। इसका 249 है और इसका 323 है। बच्चों बात तय है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। पहले देखिए यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट 256 केल्विन है। कितना? 256। इसका 249 है, कम है कुछ। ठीक, लेकिन फिर इसका देखिए इन दोनों की तुलना में क्या है इसका ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिक है, ज़्यादा सम्मित है। ये अपने क्रिस्टल में अधिक अच्छी तरह समायोजित हो सकता है। ठीक है, मतलब इनके जो जुड़ने की जो श्रृंखला होगी वो अच्छी तरह सेट होगी। अच्छी तरह, जैसे कि ईंट के ऊपर ईंट सेट होता जाता है। एक ईंट, जैसे सब ईंट एक जैसे होते हैं, सब ईंट एक जैसे होते हैं, तो एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट तीसरे सेट हो जाता है। लेकिन अगर एक ईंट ऐसा आयताकार हो और एक ईंट त्रिभुजाकार हो, तो क्या एक समतल ईंट के ऊपर एक त्रिभुजाकार ईंट सेट हो पाएगा? उसके बीच में जगह ज़्यादा बन जाएगी, और जगह ज़्यादा बन जाएगी तो उसको तोड़ने में कम ऊर्जा लगेगी। बात में समझ पा रहे हैं? तो इससे जो सम्मित अणु होता है, ये जब सेट होते हैं अपने क्रिस्टल में, तो इनके अणुओं के बीच जगह काफ़ी कम होती है। मतलब घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, और घनत्व ज़्यादा होने की वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है। ये बात स्पष्ट हो गई बच्चों? और इसके बाद बच्चों बात करें हम लोग घनत्व की। घनत्व में देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ब्रोमोआइडो पॉलीफ्लोरोविपन, ठीक है, जल की तुलना में भारी होते हैं। ये जो हैलोएल्केन्स होते हैं ये जल की तुलना में भारी होते हैं। ठीक, जल की तुलना में भारी होते हैं, इसका मतलब इनका घनत्व क्या होता है? जल की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ध्यान दीजिए किस किस चीज़ डिपेंड करेगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, और हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ इनका घनत्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। मतलब अगर कार्बन परमाणु बढ़ते जाएंगे, जो हैलोएल्केन हम ले रहे हैं, अगर उसमें कार्बन परमाणु बढ़ते जाएंगे तो उनका घनत्व भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर जो आप वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु, अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ती जाए तो भी क्या होगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक, और उनका जो द्रव्यमान है वो भी बढ़ता जाएगा, तो भी इनका घनत्व बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हमारे पास साड़ी है छोटी सी, उस पर बात करते हैं। यौगिक है मेरे पास नॉर्मल C3H7Cl, और है नॉर्मल C3H7Br, और है नॉर्मल C3H7I। देखिए बच्चों, इसमें हैलोजन चेंज हो गया है, और इनका जो घनत्व है ग्राम प्रति ml में, डेंसिटी जो है वो इसका है 0.89, इसका है 1.335, इसका है 1.747। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास और देखिए, हमारे पास है CH2Cl2, CH2Cl2 का है 1.336, और CHCl3 क्लोरोफार्म है, इसका है 1.489, और CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, जिसका है 1.595। ये घनत्व है ग्राम प्रति ml में। ये हमारे पास कंपाउंड है।
कंपाउंड। अब देखिए बच्चों, हमने क्या क्या कहा। हमने कहा अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, हेलो एल्केनों में कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी, उनका घनत्व बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए ये 3 कार्बन है, यहाँ पर तो कार्बन क्या सेम है। इसमें देखिए एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, इसमें देखिए एक कार्बन है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन देखिए 3 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है। अब इसमें देखिए दोनों में एक एक कार्बन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 3 है। तो हमें बताया गया हाइड्रोजन परमाणु संख्या बढ़ेगी तो भी उनका घनत्व तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका घनत्व 1.336 है, जबकि इसका 1.489 है। इसकी तुलना में इसका ज्यादा है। यहाँ पर देखिए सेम एल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन क्लोरो ब्रोमो आयोडो अलग अलग है। इसमें इसका आकार, इस आकार से इसका आकार बड़ा है, इससे इसका आकार बड़ा है। देखिए आकार बड़ा होने की वजह से द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। इसका द्रव्यमान, इसका परमाणु भार जो है वो 35.5 है, इसका परमाणु भार 80 है। बात समझ पा रहे हमारी। परमाणु भार इनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इनका घनत्व भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हेलो एल्केनों में अगर कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब एक कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है, जैसे कि मैं ले लूँ CH3Cl, ठीक, फिर मैं ले लूँ C2H5Cl, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा, C2H5Cl का, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो घनत्व बढ़ेगा, ठीक। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो घनत्व बढ़ेगा, और जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनका द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी घनत्व उसका बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये बात थी घनत्व की। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग विलेयता की। विलेयता में बच्चों इतनी बात याद रखिएगा कि जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन या हेलो एरीन, ये ध्रुवीय विलायकों में, मतलब जल में अल्प विलेय होते हैं, या अविलेय कह सकते हैं आप लोग, अविलेय या बहुत अल्प विलेय होते हैं। और इनके अविलेय या अल्प विलेय होने की वजह क्या है, किसकी वजह से ये अविलेय होते हैं? क्योंकि जब इनको हम जल में डालते हैं, हेलो एल्केनों जो हम जल में डालते हैं, ठीक, तो हेलो एल्केनों के बीच जो बंध बना हुआ है, उस बंध को तोड़ने के लिए हमें काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। और केवल वही बंध टूटने से थोड़े विलय हो जाएगा, जो जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध है वो भी टूटना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो दोनों बात याद रखिएगा कि जो हेलो एल्केन हम डाल रहे हैं वो हेलो एल्केन, ठीक है, और जो जल है, दोनों के जो बंध हैं वो जब टूटेंगे, ठीक है, तो उससे कुछ ऊर्जा निर्गमित होती है। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार इसलिए क्या सिद्ध होता है, अगर आप ठंडे जल में डालेंगे, हेलो एल्केनों को ठंडे जल में डालेंगे, तो ठंडे जल में डालेंगे तो ऊर्जा इनको कम मिलेगी, लेकिन गर्म जल में डालेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। तो गर्म जल में डालने से थोड़ा बंध और ज़्यादा टूटेंगे, ठीक। तो विलेयता की प्रकृति थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन ये बहुत मामूली सी बात है। लेकिन जनरल सी बात इतनी ही है कि जो हेलो एल्केन होते हैं ये सामान्यतः जल में क्या होते हैं, अल्प विलेय या अविलेय होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह होती है कि इनको जल में घोलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको जल में घोलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्केनों के अणुओं के मध्य और जल के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जा सके, ठीक। हमारी बात समझ पा रहे हैं? हमने कहा हेलो एल्केनों को जल में घोलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा किस लिए चाहिए? जिससे हेलो एल्केनों के बीच जो पुराने बंध है उनको तोड़ा जा सके, और जल के बीच जो हाइड्रोजन बंध है उसको भी तोड़ा जा सके। इसीलिए बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, बहुत अधिक ऊर्जा हम देंगे तभी हेलो एल्केन जल में विलय हो सकते हैं, अन्यथा विलय नहीं हो सकते। चलिए, इसके बाद याद रखिएगा कि एक खास बात और है किन्ना विलय होने की, कि जब हम हेलो एल्केन को जल में डालते हैं तो हेलो एल्केन के बीच जो बंध टूटता है और जो जल का हाइड्रोजन बंध टूटता है, ठीक, उससे जो ऊर्जा निर्गमित होती है वो बहुत कम होती है। क्यों बहुत कम होती है? हमने बताया कि घोलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो दे तो रहे हम ज़्यादा, लेकिन निकल रही है कम, इसलिए भी ये विलय नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो हेलो एल्केन का बंध टूटता है और हाइड्रोजन बंध टूटता है जल का, उसके बाद जब हेलो एल्केन और जल के बीच क्रिया होती है और नए बंध बनते हैं,
ठीक। तो नए बंध इतने प्रबल नहीं होते हैं जिससे ऊर्जा की बहुत कम निकलती है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब बंधों के बनने में कम ऊर्जा निर्गमित होती है, जबकि बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसीलिए जल में विलीय नहीं होते। जबकि हैलोएल्केनों को अगर हम कार्बनिक विलायक में डाल दें, किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन आदि में डाल दें, तो उसमें ज्यादा विलीय होते हैं। क्यों ज्यादा विलीय होते हैं? क्योंकि उस समय जितना इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, विलीय करने के लिए, उतना ही विलीय होने के बाद ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वहां दोनों सेम है। ठीक है, कि जब हमने हैलोएल्केन को कार्बनिक विलायक में डाला, तो डालने के लिए हमने उसको विलीय करने के लिए जितनी ऊर्जा दिया, विलीय होने के बाद भी उतनी ऊर्जा निर्मुक्त हुई। ये दोनों सेम है, इसलिए उसमें विलीय हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, जल में हमें घोलने के लिए अधिक ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन घुलने के बाद, नए बंध बनने के बाद ऊर्जा कम निकल रही है। बात समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा कि हैलोएल्केन जो होते हैं जल में अल्प विलीय होते हैं, क्योंकि और इनको विलीय करने के लिए काफी अधिक ऊर्जा का आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको जब जल में हम डालते हैं तो इनको तोड़ने के लिए काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको तोड़ने के लिए और जल में उपस्थित हार्डवेयर बंध को तोड़ने के लिए काफी अधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, लेकिन तोड़ने के बाद जब आपस में इनकी पुनः क्रिया होती है और नए बंध बनते हैं तो ऊर्जा बहुत कम निर्मुक्त होती है। जबकि कार्बनिक विलायकों में जब इनको हम डालते हैं, इनको घोलने के लिए जितनी ऊर्जा देते हैं, इनके घोलने के बाद नए बंध बनते हैं तो उसमें भी उतनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसीलिए कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा विलीय होते हैं और अकार्बनिक विलायकों में बहुत कम विलीय होते हैं। बच्चों, ये था भौतिक गुण की बात। बाकी इनके रासायनिक गुण के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे।